पायोनियर क्लासेस एंड आज हमारे साथ सुमंतो चौधरी हमारे साथ प्रेजेंट है और साथ ही उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम सुमंतो चौधरी से बात करेंगे कि सुमंतो चौधरी ने इस बार नीट 2022 में क्या स्कोर किया, क्या रैंक किया एंड ये एंड साथ ही साथ इन्होंने किस किन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, राइट ना। तो सबसे पहले आपको सुमंतो ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सर आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अपने बच्चे का सक्सेस होता है। तो सुमंतो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे रिवीजन किया सभी चैप्टर सब्जेक्ट को एक साथ किया? शुरू से स्टार्ट करूँ तो मैंने क्लास 11th में पायोनियर क्लासेस को ज्वाइन किया, सर के पास भी और मैम के पास भी। तब 11th में तो मतलब क्या पढ़ना है स्टार्टिंग में वो ठीक से समझ में नहीं आता है, मतलब फ्लो के साथ जाना होता है। फिर 12th में आके समझ में आता है कि क्या क्या बैकलॉग्स है, मतलब कैसे क्लियर करना है क्या नहीं। इसके बाद जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होता है। मतलब प्रिपरेशन मतलब इन द सेंस कि अक्टूबर से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ऐसा नहीं होगा। मतलब एक कंसिस्टेंट माइंडसेट से अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है। मतलब फिर से सब कुछ रिवाइज करना 12 खत्म करने के बाद, फिर रेगुलर टेस्ट देना। मतलब प्रिपरेशन में टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हफ्ते में एक टेस्ट भी दे रहे हैं स्टार्टिंग से वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और लास्ट में आके तो डेली एक टेस्ट मतलब हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। टेस्ट देने से किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसका आइडिया लग जाता है हमें। और ऐसा नहीं कि टेस्ट में सिर्फ नए क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन भी आते हैं पर उससे एक्यूरेसी, स्पीड, स्किल्स ये सब डेवलप होता है कि कैसे हैंडल किया जाए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। ओके अच्छा, तो आप लोगों का जो बैच रहा है मैक्सिमम टाइम जो पैंडेमिक सिचुएशन रहा है इसमें हमने मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन की एंड ऑफलाइन क्लासेस भी किए हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा बेटर होता है? अगर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हो उन्हें प्रेफर करना क्या चाहिए? ऑफलाइन प्रेफर करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ऑफलाइन में एक इंटरेक्शन डिफरेंट लेवल का होता है। आप घर में अकेले पढ़ते हो वो अलग चीज़ है, पर बैच में जब सबके साथ पढ़ाई होता है वो एक अलग चीज़ है। मतलब कभी कभी कुछ बच्चे शर्माते हैं कि ऑफलाइन में क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे तो ऑनलाइन में बेटर है, पर ऐसे शर्माने नहीं चाहिए। शर्माने से हमारा कॉन्सेप्ट ही पीछे रह जाएगा, बाकी सबका आगे निकल जाएगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ खुद के इम्प्रूवमेंट मैटर नहीं करते, सब लोग क्या कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ खुद से नहीं होता, इसमें सबके साथ ही होता है। तो इस हिसाब से तो ऑफलाइन है अच्छा। ओके कैसे टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा? पायोनियर क्लासेस में जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो आपको कितना हेल्पफुल रहा आपके इस एग्जाम में? एज वेल जो भी असाइनमेंट वगैरह आपको दिए जाते हैं उससे क्या आपको हेल्प मिला ये काइंडली बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। पहले तो हमारा मतलब 11 से सिर्फ मंथ में एक टेस्ट होता, मतलब मंथली वो अलग है, और वीकली भी टेस्ट होते थे, मतलब वो कम मार्क्स के होते थे, मतलब हमारे चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए। और मंथली एक 720 मार्क्स का एग्जाम होता था, तो वो सब देने से एक पैटर्न समझ में आ जाता है। और असाइनमेंट की बात करूँ तो सर ने हमें कुछ बुक्स रेफर किए थे, जैसे कि फिजिक्स के लिए सीपी सिंह, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है। और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी तो है ही, और क्लास फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो क्लास में समझाते हैं वो अलग होता है। वो एनसीईआरटी में तो सब कुछ ब्रीफ किया हुआ, पर मतलब डेप्थ में तो समझने के लिए टीचर का इंपॉर्टेंस होता है, टीचर को समझाना होता है, और इसके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं या कुछ मॉडिफाइड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं? डायरेक्ट तो होती है, 90% तो डायरेक्ट ही होते हैं, पर जो मॉडिफाइड आते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर घुमाकर कुछ आए तो उसको कैसे टैकल करना है, वो कॉन्सेप्ट से समझ में आता है। ओके आपने रिवीजन कैसे किया? आपके रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी था? क्योंकि बच्चे जनरली हैप्पीसाइड हो जाते हैं, डिलेमा में चले जाते हैं कि मैम बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या फिजिक्स पढ़ें, और एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि कैसे रिवीजन करें। उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? रिवीजन का तो बेस्ट वे टेस्ट, मतलब चैप्टर वाइज इनिशियली टेस्ट, जैसे 2-3 चैप्टर करके हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट। तो उससे क्या होता है, मतलब हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि ये भी पढ़ना है ये पढ़ना है, नहीं, टेस्ट वन से एक शेड्यूल फिक्स होता है, उस हिसाब से पूरा एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाता है। इसके बाद चैप्टर वाइज के बाद होता है यूनिट वाइज, इसके बाद फुल सिलेबस, मतलब ये ऐसे लूप में चलता रहता है। और बायोलॉजी प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैंने लास्ट के
2-3 मंथ्स में दिन में 300 to 400 क्वेश्चन करने की कोशिश की है, मतलब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। क्लासेस तो मैंने मेंस ही की है, पर क्वेश्चन तो हम बहुत जगह से कर सकते हैं, क्वेश्चंस का तो कोई एंड नहीं होता है, तो वो मैंने दिन में 300 to 400 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है बायोलॉजी। मतलब आप यहाँ क्लासेस करने के बावजूद भी मतलब रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ क्वेश्चंस हाँ को सर्च में लगे रहे, राइट ना? उसको आप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई? जैसे आप बाहर से अगर टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पढ़ने के बाद आपको उस टेस्ट में प्रॉब्लम हुई या नहीं? नहीं, उस टेस्ट में वो सब टेस्ट तो मैक्सिमम इजी रहते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते उसमें, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं आते। कंसेप्चुअल टेस्ट के लिए हमें कुछ पेड रिसोर्सेज लेना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेड रिसोर्सेज में चीजें अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है कि अच्छे से स्टूडेंट को ग्रुप किया जाए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिया जाए। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सुमंतो का थ्रू आउट एकेडमिक कैसा रहा, आप इसे कैसे मोटिवेट करते रहे, या कभी ऐसा भी बच्चों में होता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, फ्रेंड्स के बीच इन्वॉल्व ज़्यादा होने लगते हैं, तो अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आपने कैसे इसको मेंटर किया, कैसे गाइड किया? एक्चुअली क्लास 9 तक तो मैं पढ़ने के लिए कुछ नहीं बोला, अपना हिसाब से पढ़ो। 9-10 में बोला जो जिंदगी बनाने के लिए तुमको 9, 10, 11, 12 दो पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम होता है, क्लास 10 का क्लास 12, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी हिसाब से वो कोशिश किया, और जितना भी किया तो अपना हिसाब से किया। आप लोगों ने अच्छी तरह से टीचिंग दिया, आपका टीचिंग और उनका कोशिश मिलके इस जगह पे पहुंचा। तो हम लोग तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, सिर्फ एडवाइज ही करते हैं, और खुद लेके पढ़ाई में नहीं बैठ पाए क्योंकि टाइम नहीं था। प्रोफेशनल का काम अलग अलग का काम का पैटर्न होता है, इसलिए तो अपना उसको समझना है, पढ़ने से क्या होगा, नहीं पढ़ने से क्या होगा, और कुछ नहीं। और पढ़ने से डांटने से कुछ नहीं फायदा होता है, समझना है जो ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से तुमको ये होगा, और ये समझने का बच्चा खुद ही बढ़ेगा। सो मोटिवेट करना और तो कुछ नहीं। और आप लोगों ने अच्छी तरह से टीचिंग दिया, उसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम, तो आपका पीसीबी एंड पीसीएम दोनों था? हाँ जी। और एक चीज बोलना मैं भूल गया, उसको हम जो भी किया हम इसमें बहुत खुश है। लेकिन मैं पहले सोचा था शायद अगर नीट इतना टफ कंपटीशन है, अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो काम करते साथ में मैथ भी आ देते। मैथ तो जेई मेंस अगर देगा, क्वालिफाई करेगा, रैंक थोड़ा अच्छा आएगा तो किसी ना किसी एनआईटी में मिल जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। तो उसी हिसाब से उसको डबल परिश्रम करना पड़ा, मैथ के लिए, नीट के लिए भी, जेई मेंस के लिए। अगर पहले से हम लोग एक ही लाइन चूज करते तो अच्छा होता, शायद अभी लग रहा है। जिस जगह पे वो आया, अगर मैथ छोड़ देते या जेई मेंस का चैप्टर छोड़ देते तो नीट में और एक्स्ट्रा टाइम दे पाते तो रिजल्ट और अच्छा होता ना। ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स डिलेमा में होते हैं, कभी पेरेंट्स भी डिलेमा में होते हैं कि क्या करें, फिजिक्स या मैथ्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है कि मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन हाँ, आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको लगे कि आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं, आप उस एक स्ट्रीम को भी चूज कर सकते हैं, राइट ना? मेरा एक्सपीरियंस इसमें बोल रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो एक ही लाइन चूज करना है, या उसके लिए इससे बेहतर होता है। यस यस यस, इट्स ट्रू। अभी मुझे समझ में आ रहा है। अगर पहले ऐसा होता तो पहले में क्या करता, एक ही लाइन देता, या नीट के लिए प्रिपेयर हो या जेईई मेंस के लिए, दोनों का प्रिपरेशन के लिए टाइम ज्यादा लगता है, तो फुल एफर्ट किसी एक ट्रैक में नहीं होता है, दो ट्रैक में डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए शायद थोड़ा कम मार्क आया, जो जितना भी आया जो भी आया मैं खुश हूँ। 600 प्लस में मार्क्स आना इसमें, और 637 नीट में आएगा ये मैं सोचा था नहीं। अगर पहले समझता था कि हाँ इस 600 ऊपर तो मिलेगा उसको, तो मैं ट्रैक पहले से आइडेंटिफाई करता था, लेकिन इतना उम्मीद मुझे भी नहीं था। आप लोगों का अच्छा ट्यूशन की वजह से शायद इस जगह पे पोस्ट करा। ठीक है। अच्छा, आप सुन तो एक बात बताइए, आपका क्या स्कोर है इस बार 2022 में? 637। आपका रैंक, ऑल इंडिया रैंक? 7414। एंड आप कैटेगरी रैंक में आते हैं, तो आपका ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक क्या है? 129। 129। ओके, मुझे एक बात बताइए, ड्यूरिंग
2 इयर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि चलो मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, मैं टायर्ड हो गया हूँ एक ही चैप्टर रिवाइज करते करते, कभी बोरिंगनेस या कभी ऐसा लगा कि काफी बोरिंग है पढ़ाई, तो ऐसा फील हुआ कभी? एक टाइम के बाद तो एग्जॉशन आ ही जाता है। एग्जॉशन आता है ना? तो मैं एक्चुअली फुटबॉल देखना बहुत पसंद करता हूँ, Okay. खेलना भी। तो मैं रेगुलरली नहीं, मतलब मैच देखता था रात को, तो वो एक मतलब फ्रेश हो जाता था उससे। और वैसे भी कभी कभी थोड़ा बाहर निकलना, ये सब तो चलता ही रहता था। Okay, okay, okay. मतलब आप अपने रिफ्रेशमेंट का सोर्स हाँ। अपना देखते थे कि मैं किससे ज्यादा अच्छे से ओके ओके। आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, जैसे आपका बायो में मार्क्स कितना है, आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। बायोलॉजी में 350, फिजिक्स में 157 और केमिस्ट्री में 165। ओके, आप मुझे बताइए कि आपने टाइम का डिवीजन कैसे किया, कैसे कितने क्वेश्चंस किए, कितने सब्जेक्ट पे, किस सब्जेक्ट पे कितना एफर्ट दिया, काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। वो बायोलॉजी तो जैसे आप लोग और मेरे पापा भी कहते थे कि बायोलॉजी फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक मतलब रीडिंग दे देना चाहिए, तो उससे कुछ भी नहीं छूटता है। तो बायोलॉजी में डेली पढ़ता था, मतलब कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑल्टरनेटिव, या तो जिसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो पढ़ लेता ओके था। ओके, जब जिस चीज का मूड हाँ। होता था उसे पढ़ते थे। ओके ओके। एनसीईआरटी बुक के बारे में क्या कहते हैं? एनसीईआरटी बुक एक कंसाइज बुक है हाँ। जिसमें ढेर सारे कंसेप्ट्स हैं, उसके हर एक सेंटेंस में एक कंसेप्ट है, ऐसा है। हाँ। कैसे बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, उसके कंसेप्ट में जाना चाहिए या जस्ट बुक को रीडिंग करके आगे निकल जाना चाहिए? कंसेप्ट में तो बिल्कुल जाना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि जस्ट बुक को सिर्फ रीडिंग देते हैं, कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, क्योंकि उसके कुछ चैप्टर्स न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, राइट ना, जैसे आप जेनेटिक्स के चैप्टर्स को देखते हैं। एंड बताइए आप मेरे को ट्रांसपोर्टेशन में भी छोटे छोटे नोट्स होता है, तो क्या उन सभी चीजों को बच्चों को फॉलो करना चाहिए? नहीं, अगर पहले ही कोई सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठे तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ शायद कुछ आ जाए जो याद करने की चीजें है, वो तो सबको ही समझ में आता है, पर एक बार रीडिंग में कोई भी एनसीईआरटी खत्म नहीं कर पाएगा कंसेप्चुअली। तो इसलिए क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में मैम जो भी पढ़ा रही है, मैम सर जो भी हो, उसको अच्छे से ध्यान देना, कंसेप्ट समझना, इसके बाद आके मतलब जब ब्रीफ चीज को हम पढ़ते हैं तो वो समझ में आ जाता है, याद भी रह जाता है कंसेप्ट। मतलब अगर कोई हमें एक चीज को साइकिल जैसा समझाए, मतलब यहाँ से यहाँ एक पाई चार्ट ड्रॉ करते तो वो बहुत अच्छा होता है, फ्लो चार्ट, सॉरी। ओके ओके। सर आप बताइए, कभी भी सुमंतो का कभी मार्क्स कम आया या कभी एग्जाम नहीं दे पाया, कोई टेस्ट नहीं दे पाया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम या कम मार्क्स आने पे, स्पेशली कम मार्क्स कभी आया तो किसी भी टेस्ट में, तो वहाँ पे आप इसे कैसे मैंने मोटिवेट? कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ये फाइनल एग्जाम नहीं है, Yeah. ये टेंशन नहीं है, ये सीखने का है। तो तुम जितना गलत होगा इससे क्या होगा, तुमको सीखने के लिए और भी इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि जो गलत होगा उसको कंप्लीट करो। मैंने ये भी उसने बोला जो भी किया उसका अपना हिसाब से, अपना तरह से, हम लोगों का कोई ये नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुद उसने किया और आप लोगों ने जो पढ़ाई किया सही ढंग से फॉलो किया उसी हिसाब से हुआ। मैंने बोला फर्स्ट क्विज से लास्ट वीक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं चाहिए, 3 बार 4 बार रीडिंग करो, क्योंकि कहाँ से टीचर क्वेश्चन किसी को पता नहीं, इतना टफ कॉम्पिटिशन है, तुमको घुमाने की कोशिश करेगा। मैं ऐसे एग्जाम्पल भी उसको दिया, मैं बोलता हुआ टाइम है आपके पास, जो उस पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोल दिया मेरा घर अगरतला में, ये भी सही है। तो फिर दोबारा बोला सही ढंग से बोला तुम्हारा घर कहाँ है, बोला हमारा बिल्डिंग नंबर ये है, हमारा घर अगरतला है, ये भी सही है। मैंने फिर भी नहीं हुआ, तो बोला हमारा हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, ये सही। तो तुमको क्या करो, तुमको डाइवर्ट करने के लिए 3 आंसर दिया जाएगा एमसीक्यू में, तीनों सही होगा, इसमें सबसे एक्यूरेट कौन है वही तुमको देना है, नहीं तो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि लगेगा कि चारों में 4 सही है, क्योंकि इतना टफ 4 में सबसे सही कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है, वही तुमको चूज करना है। सुमन तो मुझे बताएंगे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन इस बार लेंदी क्वेश्चन रहा है हर एक साल से, तो हम उसे नहीं कहेंगे, लेंदी क्वेश्चंस कहेंगे। तो उस समय आपका पेशेंस लेवल कैसा था?
पेशेंस लेवल की बात करूँ तो इम्पेशेंट तो हो ही गया था, क्योंकि टेस्ट में जब हम लोग बायोलॉजी खत्म करते हैं तो उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब अगर लेंदी से लेंदी पेपर भी होता था तो 45 to 50 मिनट्स में हो जाता था। जैसे आरबीटी के टेस्ट हाँ, मतलब हो जाता था 1 आवर के नीचे हो जाता था। पर इस बार नीट में मैं खत्म किया, खत्म करके देखा 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो उसमें तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। तो वैसे भी मैं पैनिक हो गया था, तो फिर भी उसको ओवरकम करके, गलती हुई है उस बीच में भी, मैंने 1-2 क्वेश्चन गलत किया था, पर अभी क्या कर सकते, जो हो चुका है तो हो चुका है। बच्चों को लेंथी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होना चाहिए ना। हाँ, और अगर वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो सिंपल क्वेश्चंस करना उनके लिए और भी स्पीडी हो जाए। हाँ, अगर किसी को 10 सेंटेंस रीड करना आता है तो उसको 1 सेंटेंस तो रीड करना आएगा, तो स्पीड वैसे इंप्रूव हो जाता है। ओके, फाइनली आप हमारे कमिंग जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? उन्हें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? काइंडली उनसे सजेस्ट कीजिए। पहले तो सबको ऑल द बेस्ट, सबका अभी एग्जाम आ रहा है सामने, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और प्रिपरेशन के लिए अपने टीचर्स की बात सुनिए, और एक टीचर को मतलब फिक्स कर लीजिए, क्योंकि हम जितना फ्लक्चुएट करेंगे सबका तरीका अलग होता है, तो अडॉप्ट करने में टाइम चला जाएगा। और हम अडॉप्ट करेंगे, फिर आपको दूसरा गलती दिखेगा, फिर आप स्विच करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। किसी एक टीचर को मान लीजिए, बस वैसे आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सुमंतोष, थैंक यू हमारे साथ आने के लिए, एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड ढेर सारा बेस्ट विशेस आपके कमिंग फ्यूचर के लिए। ओके, थैंक यू।